हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस गुरु एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने इस जीएस गुरु एकेडमी चैनल पर अपना पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है, जिसमें आज हमारी आज लगभग 6th या 7th क्लास है। ठीक है, इसी में आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सेकंड टॉपिक हमारा चल रहा है। सिलेबस आप जाके देखिए, मेरी फर्स्ट वीडियो आप देखना, उसमें मैंने सिलेबस आपको बताया हुआ है, मैं आपको क्या क्या इसमें पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, अपनी इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास हम देखेंगे। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा 1813 का चार्टर। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। इससे पहले मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है, जैसे 1773 का एक्ट, मैंने उससे पहले भी आपको 1600 का चार्टर बताया, 1773 का एक्ट बताया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बताया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया। ओके, तो आप सभी एक्ट को पहले एक बार ना रिवाइज कर लें, इन पहली क्लासेस को अभी आप जरूर देखें। इसके बाद आज की क्लास में हम अपनी पे आएंगे। आप इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हम आपको अपने इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इसका, और मैं आपको पॉलिटी का बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स, हमने जैसे कि नाम से ही फाउंडेशन कोर्स, आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप बिल्कुल अपने कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मैं इसको पॉलिटी को बहुत ईजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर सकते हैं और सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है, चाहे वो आपका रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या फिर पीसीएस लेवल तक भी आप अगर इस पॉलिटी को पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ आप मेरी क्लासेस तो देख ही रहे हैं, उसके साथ आप अपनी रेफरेंस बुक ले लें, कोई भी, जैसे लक्ष्मीकांत ले लें। ठीक है, अपनी कोई भी बुक ले सकते हैं, उसके साथ आप मेरे नोट्स भी पढ़ें और बुक से भी पढ़ते रहें, तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलो हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट की हम बात करेंगे तो इसकी 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो इस अधिनियम की जो पहली विशेषता थी, इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था, इसकी जो फर्स्ट विशेषता की हम बात करेंगे, इस एक्ट की फर्स्ट विशेषता थी कि इस एक्ट के माध्यम से ही जो कंपनी थी, है ना, ईआईसी, बेसिक मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, 1600 के चार्टर के द्वारा कंपनी को, ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। ठीक है, अब इसी कंपनी को, ईआईसी को, इस एक्ट के माध्यम से एकाधिकार देने का मतलब है कि भारत में केवल जो ईआईसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ही व्यापार कर सकती थी, है ना, पूर्वी देशों के साथ इसे व्यापार का मौका दिया गया था, परमिशन दी गई थी। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि जो ईआईसी थी, ईआईसी के जो व्यापार का एकाधिकार था, ईआईसी के व्यापार के एकाधिकार को आंशिक रूप से का मतलब होता है, आंशिक मतलब पार्टली, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, कहने का मतलब है कि पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था ईआईसी का जो व्यापार का अधिकार था। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि आपको इसका जो एकाधिकार है कि केवल ईआईसी ही व्यापार नहीं करेगी, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने चाय का जो व्यापार होगा, चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर अब भी कंपनी को क्या था, अब भी कंपनी को, ईआईसी को एकाधिकार दिया गया। कहने का मतलब है कि 1813 के एक्ट के माध्यम से जो कंपनी थी, उसके जो व्यापार था, उसके अधिकार को, एकाधिकार, मोनोपोली का जो राइट इन्होंने दिया था, उसको समाप्त कर दिया गया और बोला गया कि केवल अब ईआईसी को चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर इसे एकाधिकार है, मोनोपोली है, ना कि मोनोपोली है।
ठीक है। बस इन दो सब्जेक्ट पर इसको मोनोपोली थी, एकाधिकार था। इनका जो व्यापार कर सकता था, चाय का जो व्यापार कर सकता था, वो केवल EIC ही करेगी और चीन के साथ भी व्यापार EIC ही करेगी। बाकी इन्होंने परमिशन दे दी थी, क्योंकि इस टाइम तक आते आते 1813 तक आते आते भारत में अब और भी ज्यादा ब्रिटेन से और भी व्यापारी आने शुरू हो गए थे। अब कोई भी आ सकता था और सभी को परमिशन थी कि भारत में जाओ और व्यापार करो, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे एक हमारी इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता रही कि EIC के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। यहाँ पे अब भी इनको अधिकार था चाय का व्यापार, चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर इनको अब भी इनको एकाधिकार प्राप्त था, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट की जो दूसरी विशेषता है, दूसरी विशेषता इसकी यह रही, इस एक्ट के माध्यम से जो ईसाई मिशनरी थे, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट प्रदान कर दी गई, ठीक है। छूट प्रदान कर दी, इन्होंने छूट प्रदान कर दी गई। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर इन्हें आज्ञा दे दी गई कि भाई ईसाई मिशनरियों को कि आप अपने धर्म का भारत में खूब प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि ये अभी से ही होना शुरू हुआ था। जैसे जब मैं आपको 1600 का चार्टर पढ़ा रही थी ना, जो भारत में जब पहले ईसाई मिशनरी ये जो लोग आते थे, ब्रिटिशर्स या कोई भी अगर भारत में लोग आ रहा है, पर्सन्स लोग जो भी लोग भारत में आ रहे होते थे, वो सभी लोग क्यों आए थे भारत में? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और ईसाई मिशनरियों का भी यही ऑब्जेक्ट था कि वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आते थे। अब यहाँ से इस एक्ट के माध्यम से इन्हें जब परमिशन ही मिल गई है, इन्हें छूट ही प्रदान कर दी गई, तो अब इन्होंने क्या यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना शुरू किया अपने धर्म का। और यहाँ से ही शुरू होता है फिर कन्वर्जन इन्होंने कराना शुरू कर दिया। जो पीड़ित वर्ग था, जो कमजोर वर्ग था, उन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कन्वर्जन हुए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसी कड़ी में ना, यहाँ पे हमारे ना, अब जब हमने ये बात करी ली है, इससे रिलेटेड ना कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो भी डील कर लेते हैं यहीं पे ही, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो फैक्ट बनता है, जो क्वेश्चन हमारा बन जाता है, वो बन जाता है कि भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन था, ठीक है। भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन था? भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी, ठीक है। तो पहला भारत आने वाला ईसाई मिशनरी जो था वो थे थॉमस द अपोस्टल, ठीक है, थॉमस द अपोस्टल। इसी कड़ी में ये आए थे यहाँ पे 52 AD में, ठीक है, AD में 52 AD में आए थे, 52 ईयर में आए थे। और यहाँ पे ये आए थे केरल में आए थे ये, ठीक है। यहीं पे एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला चर्च कौन सा था, ठीक है। तो पहला चर्च कौन सा था? तो जो पहला चर्च था वो था, उसका नाम था सेंट थॉमस चर्च, ठीक है। ये भी कब बना था? 52 AD में बना था, केरल में, 52 AD में केरल में बना था, ठीक है। अब यही में वह कौन सा चर्च था जो कि यूरोपियन शैली में बना था? पहला यूरोपियन शैली में बना चर्च, पहला यूरोपियन शैली में बना चर्च। तो इस चर्च का नाम था सेंट फ्रांसिस चर्च। ये जो चर्च था ये बना था हमारा 1508 में, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं
पहला यूरोपियन शैली में बना चर्च, ठीक है। ये 1508 में बना था, सेंट फ्रांसिस चर्च इसका नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट जो हमारा आता है सेंट फ्रांसिस चर्च के बाद, यहाँ पे इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो हमारा सेंट फ्रांसिस चर्च था ये भी कहाँ था, त्रिशूर केरल में था, त्रिशूर केरल, ठीक है, केरल में है ये जगह, त्रिशूर केरल में था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट हमारा आता है ये है यहाँ पे सन 1818 में श्री रामपुर मिशन के तहत, सन 1818 में श्री रामपुर मिशन, ये मिशन चल रहा था वेस्ट बंगाल में। श्री रामपुर मिशन के तहत श्री रामपुर मिशन के तहत यहाँ पे बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई थी, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई थी, श्री रामपुर मिशन चल रहा था। ये जो मिशन था ये मिशन चला था 1800 से 1845 तक, ठीक है। इस मिशन का जो ऑब्जेक्ट था, इसका मिशन का ऑब्जेक्ट था कन्वर्जन, ईसाई धर्म में परिवर्तन कराना। ये मिशन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो कमज़ोर वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे, ठीक है। इसी के तहत यहाँ पे बनता है बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना होती है। और यहीं पे ही जो पहले यहाँ पे जो मुख्य बिशप बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं फिर मुख्य बिशप बनते हैं। इनका नाम होता है कैरी। बिशप कहा जाता है, बिशप वो पर्सन है जो कि कौन होते थे, चर्च में कौन होते थे, पादरी, पोप होते थे, ठीक है। इन पादरियों का जो प्रमुख होता था वो होता था हमारा बिशप, उसे बिशप कहते थे, ठीक है। तो जो इस समय पे जो बिशप थे उनका नाम था कैरी। और जो अन्य दो पादरी हैं, यहाँ पे नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अन्य दो पादरी थे, उनका नाम क्या था, ठीक है। यहाँ पे दो अन्य पादरी थे जिनका नाम था जोसुआ, ठीक है। यहां पे जो दो पादरी थे इनका नाम था जोसुआ मार्स। यहां पे जो दो अन्य पादरी थे इनमें से जो एक का नाम था वो था जोसुआ मार्समेन, और जो सेकंड थे, फर्स्ट ये थे और जो सेकंड थे इनका नाम था विलियम वेट, ठीक है। इनका नाम था विलियम वेट। तो यहाँ पे हमारा जो फैक्ट आया, सन 1818 में श्री रामपुर मिशन के तहत क्या होता है, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना होती है। ये जो मिशन बना था, श्री रामपुर मिशन जो बना था, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, कन्वर्जन कराना, ईसाई धर्म में ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन कराना, लोगों का ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन कराना। मुख्य बिशप का जो नाम था वो था कैरी। अन्य जो दो पादरी थे उनमें से एक का नाम था मार्समेन, ठीक है, जोसुआ मार्समेन, और जो सेकंड थे उनका नाम था विलियम वेड था, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे 1813 इसके बाद जो 1813 के एक्ट की जो मुख्य विशेषता रही, नेक्स्ट जो विशेषता है वो ये थी कि यहाँ से इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ये प्रावधान किया गया कि जो EIC है वो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, ठीक है, भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगी। तो यह प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, एनुअली 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, ठीक है, एनुअली भारतीयों की शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ठीक है,
1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे 1813 के एक्ट की ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो हमें महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट चार्टर पर और इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। अब हम बात करेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम की। 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर के अधिनियम की क्या विशेषताएं रही? तो इस अधिनियम के माध्यम से इसकी सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि इस एक्ट के माध्यम से ही जो गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, यहाँ पे जो बंगाल की गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का, ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस कड़ी में भारत का गवर्नर जनरल जब इन्हें बना दिया गया, और इस कड़ी में जो हमारे पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन बने? गवर्नर जनरल। ठीक है, इस कड़ी में जो पहले भारत के जो गवर्नर जनरल बने उनका नाम था विलियम बेंटिक। ये सबके नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे। अब लॉर्ड बोलना इन्हें थोड़ा सही नहीं लगता है, क्योंकि जब हम पूरा अपना हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना ज़्यादा हमारे साथ बुरा किया है तो हम इन्हें क्यों ही भगवान बोले। तो आपको हमेशा एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड नाथ, लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है, तो इस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग, तो इनका जो नाम था ये थे भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है, और जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग, जिन्हें 1773 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। चलें, अब नेक्स्ट विशेषता पे हम बात करेंगे अपने 1833 के एक्ट पे हम बात करेंगे। तो इस एक्ट में क्या कहा गया, इसकी जो दूसरी विशेषता ये रही कि हमने पढ़ा था कि एक गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल है उसकी जो एक परिषद थी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थी और जो उसकी परिषद थी, इसमें अब यहाँ पे बोला गया कि इसमें एक विधि, ये जो क्या करेगी, अब ये इसकी जो परिषद है गवर्नर जनरल और ये गवर्नर जनरल और इसकी जो परिषद है ये क्या करेगी, ये पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, भारत के लिए विधि बनाएगी। तो विधायिका की शक्ति दे दी गई, विधि बनाएगी। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद क्या करेगी, विधि बनाएगी। तो विधायिका की शक्ति किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दी गई, विधायिका की शक्ति दे दी गई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल और इसकी परिषद को अब जब यहाँ पे विधि शक्ति मिल जाती है, अब इसी कड़ी में इसका जो ऑब्जेक्ट मेन क्या रहा, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना प्रांतों में गवर्नर थे, गवर्नर को भी क्या थी, जब हम 1786 का जब मैं आपको एक्ट पढ़ा रही थी तो 1726 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जो थे उनको क्या, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उन्हें भी विधि बनाने की शक्ति थी। तो उनकी जो विधि बनाने की शक्ति थी उसको इस एक्ट के माध्यम से छीन लिया गया और यहाँ पे बोला गया कि जो गवर्नर जनरल है और जो उसकी जो परिषद है उसे ही विधि बनाने का अधिकार है। ठीक है, अब हम अपने इसकी एक्ट की नेक्स्ट विशेषता पे हम बात करेंगे और यहाँ पे ये बोला गया, इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट प्रावधान था ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है, काउंसिल में गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है उसमें अब कितने सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे,
ठीक है, इन्हें 3 सदस्य कर दिया गया था। कौन से एक्ट के माध्यम से किया गया था? कल मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ये जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसकी सदस्यों की संख्या पहले भी 4 ही थी, ठीक है, लेकिन 1784 के एक्ट के माध्यम से इसको 3 कर दिया गया था। अब यहाँ पे बोला गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य होंगे और यहाँ पे ये जो 4th सदस्य होगा ये विधि का सदस्य होगा। ये 4th सदस्य कौन होगा? ये विधि, जिसको विधि का ज्ञान है, विधि सदस्य होगा, जिसको विधि की नॉलेज होगी, विधि का सदस्य होगा 4th सदस्य। अब यहाँ पे ये बात कही गई कि ये जो 4th सदस्य है, जो विधि का सदस्य है, इसको यहाँ पे क्या था, ये डिसीजंस लेते थे मेजोरिटी से, ये बोला गया वोट देते थे कि ये जो 4th सदस्य है इसको राइट टू वोट नहीं होगा, वोट देने का अधिकार नहीं होगा, किसी भी निर्णय में वोट का अधिकार नहीं होगा, वोट का अधिकार नहीं होगा, वोट का अधिकार नहीं होगा। ये यहाँ की मीटिंग्स में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इस सदस्य को वोट का अधिकार नहीं होगा। और इसी कड़ी में जो विधि सदस्य यहाँ पे आते हैं उनका नाम है मेकाले। जैसे कि इनका नाम जहां भी हम पढ़ेंगे तो हमें लिखा हुआ मिलेगा लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले, ठीक है, लॉर्ड मेकाले। और इसी कड़ी में ये जो लॉर्ड मेकाले हैं, अब यहाँ पे होता है 1834 में लॉर्ड मेकाले यहाँ पे हमारे 4th सदस्य बनते हैं और इसी एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया जाता है। फिर हमारे यहाँ पे 1834 में 1834 में एक विधि आयोग का गठन होता है, लॉ कमीशन, एक विधि आयोग का गठन होता है। और इस आयोग के गठन होता है और इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, इसमें भी 4 सदस्य होते हैं, ठीक है, इस आयोग में 4 सदस्य होते हैं और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं लॉर्ड मेकाले, ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया जाता है लॉर्ड मेकाले को, लॉर्ड मेकाले को, ठीक है, मेकाले, लॉर्ड मेकाले को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी कहानी में आगे यही जो विधि आयोग है, इसी से यही नींव है हमारे यहाँ पे फिर बनता है 1860 में आईपीसी, इंडियन पीनल कोड का गठन होता है, भारतीय दंड संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता सी आयोग के द्वारा गठन होता है, भारतीय दंड संहिता 1860 का, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता का गठन होता है, जिसका एनफोर्समेंट जो लागू की जाती है भारत में 1 जनवरी 1862 को, ठीक है, लागू की जाती है, एनफोर्समेंट में आती है 1 जनवरी 1862 को। बेसिकली भारतीय दंड संहिता में क्या है, भारतीय दंड संहिता बताता है कि क्या अपराध है, ठीक है, कौन से कार्य अपराध होंगे और उन अपराधों के लिए कितनी सजा होगी, क्या सजा उनके लिए दी जाएगी, इसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता में किया गया था, जिसको आज प्रेजेंट में, ठीक है, अब प्रेजेंट में इसको रिप्लेस कर लिया है बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता ने, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे भारत में हमने अपने तीनों क्रिमिनल लॉज को चेंज कर दिया है, ठीक है, जिस कड़ी में हमने आईपीसी को जो रिप्लेस किया है, आईपीसी को रिप्लेस किया है बीएनएस, शॉर्ट में बीएनएस 2023, जिसको हम बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, हिंदी में भी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये कोड है हमारा, ठीक है। और इस कोड को जो एनफोर्समेंट में लाया गया है, इसको एनफोर्समेंट में लाया गया है 1 जुलाई एनफोर्समेंट में, ठीक है, लागू किया गया है, एनफोर्समेंट में आया है बीएनएस 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। ये जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी, इसमें टोटल जो सेक्शंस थे, जो टोटल धाराएं थी, सेक्शंस बोलते हैं, ठीक है, धाराएं, टोटल सेक्शंस इधर थे 511 और यहाँ पे ही जो बीएनएस में टोटल धाराएं हैं
यहाँ पे जो सेक्शंस हैं वो हैं 358, ठीक है। 358 धाराएं हमारी भारतीय न्याय संहिता में है। यही ऑब्जेक्ट रहा है हमारे जो क्रिमिनल लॉज को बदलने का, यही ऑब्जेक्ट रहा है, क्योंकि जो हम आईपीसी पढ़ रहे थे वो देखो हम 1860 की अंग्रेजों ने बनाई थी। तो अब हमारे देश को आज़ाद हुए कितना टाइम हो गया है, तो अब हमें अपने अनुसार अपने लॉ को बनाने की ज़रूरत है। एक मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ बताऊंगी, लॉ में चली गई हूँ मैं। देखिए भारतीय दंड संहिता, अंग्रेजों का ऑब्जेक्ट ही क्या था, दंड देना, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, दंड पे इन्होंने ज्यादा प्रेशराइज किया, ठीक है, दंड पे इन्होंने फोर्स लगाया, दंड देना, ठीक है, कि कैसे भारतीयों को दंड दिया जाए। हमने इसको भारतीय न्याय संहिता, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है वो न्याय देना है, ना कि दंड देना, क्योंकि रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे भारत काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारे 1834 में क्या हुआ, एक विधि आयोग का गठन हुआ जिसमें 4 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। और इसी कड़ी में, इसी विधि आयोग के द्वारा फिर हमारे एक क्रिमिनल लॉ का हमारा गठन होता है, एक कानून बनाया जाता है। उस कानून का नाम है भारतीय दंड संहिता 1860, जो कि एनफोर्समेंट में आता है 1 जनवरी 1862 को, जिसमें कुल धाराएं कितनी थी, सेक्शंस मतलब, जिसमें कुल धाराएं थी 511, ठीक है। अब यहाँ पे ही जो हमारे करंट के और क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है फैक्चुअल है ना, जिसे बोलते हैं, तो हमारा एक बन जाता है कि स्वतंत्र भारत का, ठीक है। अब ये जो इससे पहले ये जो विधि आयोग था, इसका काम क्या था, विधि बनाना। विधि आयोग का गठन क्यों किया गया था, विधि का निर्माण करने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था। इसमें नेक्स्ट जो है, अब हम बात करें कि स्वतंत्र भारत का विधि आयोग, स्वतंत्र भारत का विधि आयोग कब बना, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो विधि आयोग बना था वो बना था 1955 में, 1955 में बना था। और इसी के जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे MC सीतलवाड़, ठीक है, MC सीतलवाड़ इस विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अब देखिए जहां पे जो हमने 1934 में जो हमने विधि आयोग बनाया, उस विधि आयोग का ऑब्जेक्ट क्या था, विधि का निर्माण करना। लेकिन हमने जो हमारे 1955 में, क्योंकि उस टाइम पे वो विधि आयोग क्या कर रहा था, विधि बनाने का काम, लेकिन प्रेजेंट में विधि बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का, विधायिका का काम है, ठीक है। तो अब जो विधि आयोग का जो काम है, विधि आयोग का जो काम है वो काम क्या है, विधि का आकलन करना, विधि का आकलन करना, असेसमेंट ऑफ लॉ, विधि का आकलन करना, यह चेक करना कि जो विधि है, जो कानून, जो विधायिका ने जो कानून बनाया है, क्या वह कानून जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है वो उसको फुलफिल कर पा रहा है, क्या नागरिकों के अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, क्या जो स्टेट, जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनका सही से क्रियान्वयन हो रहा है, उनका कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, विधि का आयोग का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है विधि का आकलन करना, असेसमेंट करना लॉज की, कौन से लॉ ठीक है, कौन से नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे स्वतंत्र भारत का विधि आयोग, आपको ये याद रखना है। और विधि आयोग जो हमारा 1934 में बना था, उसका काम क्या था, विधि का निर्माण करना था। लेकिन अब हमारे जो विधि आयोग का काम है, उसका काम क्या है, विधि का आकलन करना, ठीक है। अब यहाँ पे ही क्वेश्चन बन जाता है करंट से रिलेटेड कि अब प्रेजेंट में कौन सा विधि आयोग चल रहा है। तो अभी 23वां, ठीक है, 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। अब जो चल रहा है वो 23वां विधि आयोग का गठन हुआ। ये गठन हुआ है हमारा, ये जो विधि आयोग है ये कब से कब तक रहेगा, 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त, ठीक है, AUG शॉर्ट में लिख देती हूँ, अगस्त 2027 तक, ठीक है। इस तरह से 3 साल के लिए विधि आयोग रहेगा ये, ठीक है, ये विधि आयोग रहेगा। यहां से हमारा एक इस पे यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है विधि आयोग से संबंधित। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस एक्ट की और क्या विशेषताएं रही। तो 1833 का हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट विशेषता इस एक्ट की रही कि इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया, जो अभी कंपनी ने, हमने 1813 के एक्ट के द्वारा हमने देखा कि 1813 के एक्ट में जो कंपनी का जो व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था। तो यहाँ पे 1833 के चार्टर के द्वारा जो कंपनी का जो एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो कंपनी के एकाधिकार को, कंपनी के व्यापार
कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के माध्यम से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी थी उसके व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। और अब यहाँ पे जो कंपनी को जो काम सौंपा गया, अब यहाँ पे कंपनी को बोल दिया गया कि अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को प्रशासनिक कार्य सौंप दिए गए, कंपनी को प्रशासनिक कार्य सौंप दिए गए, प्रशासनिक कार्य सौंप दिए गए कि अब कंपनी क्या करेगी, प्रशासनिक कार्य करेगी। क्योंकि इस टाइम तक आते आते इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरिटरी को ऑक्यूपाई भी कर लिया था। ठीक है, टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली थी, अब इन्हें शासन चलाना था। शासन चलाने के लिए बोल दिया आप व्यापार बंद कर दो, अब यहाँ का आप भारत का प्रशासन देखें, आप उसको हैंडल करें। ठीक है, 1833 के इस एक्ट की नेक्स्ट विशेषता क्या रही कि इस एक्ट के माध्यम से पहली बार यह प्रयास किया गया कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, इस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, ठीक है, कंपटीशन, प्रतियोगिता का प्रयास किया गया, केवल प्रयास किया गया। ठीक है, केवल प्रयास किया। अब इस प्रयास का क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने ये बोला कि भाई सिविल सेवकों की भर्ती के लिए सभी आए, ठीक है, भारत के लोगों को भी इन्होंने इनवाइट किया कि सभी इसमें पार्ट कर सकते हैं, किसी के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, रंग, रूप के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी पर्सन सिविल सर्विसेज में आना चाहता है वो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करे, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे। लेकिन यहीं पे ही इसका विरोध कर दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। अब यहाँ पे इस जो इन्होंने जो ये प्रावधान किया, इसका विरोध किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया, जिसके कारण फिर इस प्रावधान को हटा दिया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस प्रावधान को हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया। बस प्रयास किया था, लेकिन विरोध होने पे जब कंपनी ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया तो फिर इसने इन प्रावधान को इन्होंने हटा दिया। यहीं पे ही एक और बहुत अच्छी विशेषता रहती है, एक बहुत अच्छा काम यहाँ पे होता है। सबसे पहले तो अगर एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? उन्मूलन, अगर अधिनियम की बात आई है तो अधिनियम की अगर बात आई है तो यहाँ पे आप करेंगे 1833 के एक्ट के माध्यम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ही जो दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था वो किया था, दास प्रथा को अवैध, इल्लीगल घोषित कर दिया गया था, अवैध, इल्लीगल, ठीक है, इल्लीगल घोषित कर दिया गया था, घोषित किया 1843 में एलन ब्रो ने, ठीक है। एलन ब्रो थे यहाँ पे, एलन ब्रो ने 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था।
इन्होंने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे ये है कि दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था, तो 1843 में। और अगर अधिनियम की बात आपसे पूछी जाती है तो आप अधिनियम बताएंगे 1833 का एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 1833 का हमने ये चार्टर एक्ट पढ़ा और ये हमने इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट, अधिनियम में लिख देते हैं, चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर एक्ट 1853। अब देखिए, ये हमारा अधिनियम की कैटेगरी में, अधिनियम की सीरीज में जब हम देखते हैं तो यह हमारा अंतिम चार्टर अधिनियम रहा। ठीक है, जब से ये अधिनियम इन्होंने लागू करने शुरू किए 1773 से, तो यहां तक 1793 से, तो ये अंतिम चार्टर अधिनियम था, क्योंकि इसके बाद अब क्या शुरू हो जाएगा, क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ताज का शासन शुरू हो जाएगा। तो ये 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, ये अंतिम चार्टर अधिनियम था, अंतिम चार्टर अधिनियम, अंतिम चार्टर अधिनियम था। इस एक्ट की प्रथम विशेषता क्या थी, इसकी फर्स्ट विशेषता थी कि इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, जी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इसे। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब है क्योंकि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद क्या कर रही थी, विधायिका के सारे काम कर रही थी, तो इन्होंने इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होता है कि ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, ठीक है, गवर्नर जनरल था और इस परिषद में कितने सदस्य थे, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। ठीक है, तो 4 सदस्य तो थे ऑलरेडी। इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त, ठीक है, 6 अतिरिक्त सदस्य और 2 अन्य सदस्यों को, दो अन्य सदस्यों को जोड़ा गया, 2 अन्य सदस्यों को और जोड़ा गया। कहने का मतलब था गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, 4 तो थे सदस्य ऑलरेडी हमारे इसमें, अब इसमें बोल दिया कि 6 और होंगे, अतिरिक्त सदस्य 6 और जोड़े जाएंगे और इसके साथ 2 और अन्य सदस्य जोड़े जाएंगे। और ये जो टोटल मिलके इसको क्या कहा गया, ये क्या बनाएगी, इसको इन्होंने बोला केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, इसको इन्होंने नाम दिया केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, क्योंकि भारत के लिए अब सारा काम यही कर रहे थे, भारत के लिए कानून बनाना, उसको लागू करना, ये करेंगे। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, भारतीयों को यहाँ पे ये हमारा केंद्रीय विधान परिषद, यहाँ पे इसका गठन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट विशेषता क्या रहती है हमारे 1853 के एक्ट की, इसके माध्यम से होता है कि यहाँ पे सबसे अच्छा प्रयास, यहाँ पे जो सिविल सेवकों की भर्ती थी, जिसको 1833 के एक्ट के द्वारा वहां पे सिर्फ प्रयास किया गया था, यहाँ पे शुभारंभ किया जाता है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए
खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है ना। अब भारतीयों के लिए भी ओपन कर दिया कि सभी आए, सभी को, अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो भी पर्सन चाहे इंडियन हो, ठीक है, इंडियन भी अब क्या कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी कड़ी में यहाँ पे 1854 में बनता है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, यहाँ पे बनती है एक मेकाले समिति का गठन होता है यहाँ पे, ठीक है, मेकाले समिति का गठन होता है। यहाँ पे ही इस एक्ट की जो लास्ट विशेषता मैं बोलूंगी, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, उसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 24 थी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो सदस्य संख्या थी उसको अब 24 से यहाँ पे 18 कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है, 18 कर दी गई, अब यहाँ पे 18 कर दी गई, ठीक है। ये रही हमारी 1853 के चार्टर एक्ट की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको अब तक कुछ जो भी मैंने बोला है और जो भी मैं लिखती रही हूँ बोर्ड पे, वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें। तो अब हम देखेंगे आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है, ठीक है। आज की क्लास का हम देखेंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो मैंने 1813 के चार्टर एक्ट के में आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या हुआ था, इस एक्ट की प्रथम विशेषता ये रही कि जो EIC थी उसके व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे अब केवल चाय पर और चीन के साथ व्यापार पर अधिकार था। ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे धर्म प्रचार करने की छूट प्रदान कर दी गई, ठीक है। और इसी कड़ी में जो पहला ईसाई मिशनरी था वो थे थॉमस अपोस्टल, ठीक है। जब हम इसकी नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं तो पहला चर्च, यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के व्यू से हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होने चाहिए। पहला चर्च कौन सा था जो बना था, वो था सेंट थॉमस चर्च, ठीक है। और पहला यूरोपियन शैली में जो बना, ठीक है, यूरोपियन शैली में जो बना था वो था, यूरोपियन शैली में बनने वाला पहला चर्च था सेंट फ्रांसिस चर्च। और यहाँ पे ही जो बैपिस्ट मिशन के तहत 1818 में श्री राम मिशन के तहत बैपिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई थी, मुख्य बिशप कैरी थे और यहाँ पे जो 2 और पादरी थे उनका नाम था जोशुआ मार्समैन और विलियम वेड था, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद आता है, यहाँ पे इसी एक्ट के माध्यम से 1813 के एक्ट के माध्यम से पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद हमने बात की थी 1833 के चार्टर अधिनियम की। 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो गवर्नर जनरल था और जो उसकी परिषद थी उसको अब क्या किया गया, उसे भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने जो गवर्नर था, ठीक है, जो अन्य यहाँ पे जो गवर्नर थे ना प्रांतों में, उनसे विधि बनाने की जो शक्ति थी उसको छीन लिया गया था। और गवर्नर जनरल जो थे और उसके जो परिषद में थे उसके में 4 सदस्य यहाँ पे ऐड कर दिए गए, पहले 3 कर दिए गए थे, अब यहाँ पे दोबारा से 4 सदस्य कर दिए गए। और 4 सदस्य में बोला गया जो 4th सदस्य होगा वो कौन होगा, विधि का सदस्य होगा और उसे कोई भी उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वो मीटिंग वगैरह में पार्ट ले सकता है। और इसी कड़ी में यहाँ पे आगे गठन होता है 1834 में एक विधि आयोग का गठन होता है। और इसी विधि आयोग से क्योंकि इस विधि आयोग का ऑब्जेक्ट क्या था, विधि का निर्माण करना इस आयोग का ऑब्जेक्ट था। इसी कड़ी में हमारे यहाँ पे बनती है भारतीय दंड संहिता 1860 में। जो भी मैंने अपने यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हुए हैं आप सभी याद कर लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इससे संबंधित। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, 1834 में हमारा ये बन जाता है। फिर नेक्स्ट विशेषता रही कि स्वतंत्र भारत का जो विधि आयोग, ये सब मैंने इसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप सभी पढ़ लेंगे। फिर आते हैं हम अपने चार्टर अधिनियम 1853 में। 1853 की हमारी महत्वपूर्ण विशेषता रही कि जो गवर्नर जनरल था उसकी
परिषद थी, इसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसी कड़ी में जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य और जोड़ दिए गए, 2 अन्य सदस्य और जोड़ दिए गए, और यहाँ पे सिविल सेवकों की भर्ती के लिए अब खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रावधान किया गया, जो कि इसका जो खुली ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो पहला प्रयास कब किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट से की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। और फिर सफल कब हुआ? 1853 के एक्ट के द्वारा हुआ। इसकी जो हमारी लास्ट विशेषता थी वो थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सदस्य थे उसकी जो सदस्य संख्या है वो घटाकर कितनी कर दी गई थी? वो अब यहाँ पे 18 कर दी गई थी। ठीक है, इस तरह से आज हमने अपने 3 अधिनियम को पढ़ा है। 3 अधिनियम को हमने पढ़ा है। आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें और उसको रिवाइज करते रहें। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप अपने नोट्स बनाते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।